दोस्तों नमस्कार, मैं शिवनाथ शिखर सार्थक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज पढ़ा रहे हैं और उसमें हमने नाउन पढ़ा दिया है, आपको प्रोनाउन बता दिया है। आज मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ वर्ब। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप जब ट्रांसलेशन करते हैं या इंग्लिश बोलते हैं तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के मैं आज आया हूँ और आज मैं इस टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको वर्ब। वर्ब क्या है, वर्ब कितने प्रकार की होती है, वर्ब को पहचानेंगे कैसे और वर्ब का हम सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों को आज हम बताने वाले हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, और क्रिया वह शब्द होते हैं जिनसे खासकर दो चीज़ों का पता चलता है। एक तो एक्शन का पता चलता है और या स्टाइल का पता चलता है, अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति या संज्ञा के होने का पता चलता है, अर्थात उसके स्टेट के बारे में हमें पता चलता है। मैं डिटेल से आगे अभी बताऊंगा, उससे पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन मीन्स होती है परिभाषा। परिभाषा क्या है? वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोज एक्शन, स्टाइल और स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब वर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो हमें दिखाते हैं या बताते हैं एक्शन या स्टाइल, यानी व्यक्ति का एक्शन बताते हैं या कार्य के स्टाइल को बताने का काम करते हैं, अथवा किसी वस्तु के अवस्थाओं को बताने का काम करते हैं या किसी व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द, ऐसे लेटर्स के समूह, ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जो हैं वो वर्ब कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें, वर्ब ऐसे शब्द होते हैं जिनके द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किसी वस्तु के होने का बोध होता है। ये शब्द वर्ब कहलाते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल हैं उसे देखते हैं, इसके बाद सेंटेंस बना करके इस एग्जाम्पल को सेट करके आपको बताते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे इसके प्रकार। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिख रखा है रीड, राइट, स्पीक, इस, एम, आर, वास, वर्क, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये जितने सब शब्द हैं ये सब हमारे वर्ब ही हैं। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की वर्ब मैंने एक साथ लिख दिया है। मैं इसको आगे अभी अलग अलग समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना देखना है, इतना समझना है, इतना जानना है कि आपके द्वारा जितने भी प्रकार के कार्य किए जाते हैं या आपके द्वारा जितने भी प्रकार की एक्टिंग या एक्शन किया जाता है, उस एक्शन को, उस एक्टिंग को, उस स्टाइल को शो करने वाले, बताने वाले, दिखाने वाले जो शब्द होते हैं, उस शब्द को ही हम वर्ब कहते हैं। जैसे मैं देखूंगा यहाँ पर पहला लिखा है मैं पढ़ता हूँ। अब देखिए सेंटेंस है, इस सेंटेंस में एक शब्द है पढ़ना। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर क्रिया समझना हो तो आप समझ लीजिए हिंदी के शब्दों में या तो ना लगा होगा या तो यदि आप ना जोड़े और जुड़ जाए, मतलब शब्दों में या तो ना पहले से लगा होगा या आपके ना जोड़ने से शब्द कुछ अर्थ दे, तो समझ लीजिए वह शब्द आपकी वर्ब है, क्रिया है। जैसे पढ़ है, ना जोड़ दिया, पढ़ना हो गया। लिख, लिखा हो और इसमें ना जोड़ करके देखिए तो क्या हो जाएगा? लिखना हो जाएगा। तो देखिए ये सब शब्द सही लग रहे हैं। ऐसे लिखना, पढ़ना, आना जाना, सोना, उठना, बैठना, सब में ना जुड़ा हुआ है। तो खास करके ये ना जुड़े वाले शब्द जो हैं ये वर्ब है। लेकिन ये कैसे वर्ब है? ये मेन वर्ब है, इसके अलावा भी वर्ब होती हैं, मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। आइए एग्जाम्पल में शिफ्ट करके इनको मैं देखता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है मैं पढ़ता हूँ। इसको यदि हम ट्रांसलेट करें तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई रीड। अब देखिए आई सब्जेक्ट हो गया और रीड यह ऐसा वर्ड है जो हमें यह बताता है कि मेरे द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर पढ़ने का काम हो रहा है, उस कार्य को शो करने वाला वर्ड रीड है, तो यही है हमारा वर्ब। ठीक है। और उसके बाद में लिखा है वह लिखता है। यदि इसकी अंग्रेजी आप लिखें तो हो जाएगा ही राइट्स। इसका मतलब हो गया वह लिखता है। तो देखिए वह क्या करता है? लिखता है। उसके द्वारा जो कार्य हो रहा है उस कार्य को प्रकट करने वाला जो शब्द है वो शब्द ही हमारा क्या है? वर्ब है। ऐसे ही यह किताब है। इंग्लिश यदि लिखेंगे
तो आप लिखेंगे दिस इज द बुक, दिस इज द बुक। अब देखिए यहाँ पर किसी वस्तु के होने के लिए भी एक शब्द प्रयोग किया गया है, वो शब्द है इज। किताब के होने की बात को प्रकट करने वाला वर्ड क्या है? इज। इसलिए इस वर्ड भी यहाँ पर क्या है? वर्ब है। लेकिन ये किस प्रकार का वर्ब है ये मैं अभी आगे देखूंगा। इसी तरह से अगला है श्याम एक खिलाड़ी था। अगर हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे तो हो जाएगा श्याम वाज अ प्लेयर। अब देखिए श्याम क्या था? खिलाड़ी। तो उसके खिलाड़ी होने के लिए, यह सिद्ध करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द है वाज। अर्थात यहाँ पर वाज उसके होने की बात करता है, तो यहाँ पर वाज वर्ड हमारा क्या होगा? वर्ब। क्योंकि वर्ब में आपने पढ़ा है कि वर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने, यानी किसी कार्य के होने और किसी वस्तु के होने या उसके अवस्था के होने का भाव प्रकट करते हैं, वही शब्द कहलाते हैं वर्ब। तो मैंने आपको बताया वर्ब क्या है, वर्ब की डिफिनेशन बता दिया। आइए मैं आपको बताता हूं कि वर्ब कितने प्रकार की होती है, काइंड्स ऑफ वर्ब सीखते हैं। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के प्रकार। क्रिया कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से हम देखेंगे जो वर्ब है वो दो प्रकार की होती है। एक है मेन वर्ब, मेन वर्ब को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया, और दूसरी है ऑक्सिलरी वर्ब और इसको कहते हैं सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के आधार पर हम आगे की क्लास अब पढ़ते हैं और उसके प्रयोग और प्रकार को देखते हैं। मेन वर्ब में यदि देखा जाए तो ये 6 प्रकार की क्रियाएं आती हैं। रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब। ये 6 प्रकार की मेन वर्ब होती हैं। और अगर ऑक्सिलरीज वर्ब की बात किया जाए तो 24 होती हैं ऑक्सिलरीज वर्ब, सहायक क्रियाएं, जिसमें 3 प्रकार की ये क्रियाएं होती हैं। पहला है प्रिंसिपल, दूसरा है मॉडल और तीसरा है सेमी मॉडल। ये प्रिंसिपल से मॉडल और सेमी मॉडल मिला करके 24 वर्ब होती हैं। इट मीन्स अगर प्रिंसिपल वर्ब को देखा जाए तो यह होती हैं 11, जो नीचे लिखी हुई है। एस एम आर वाश बर डू डस डिड हैज हैव और हैड। अब यहाँ पर यह देखना है कि इनका प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो इनका प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं, एक तो लिंकिंग वर्ब के रूप में और दूसरा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यह हम आगे आपको बताएंगे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी ये प्रयोग होती हैं और लिंकिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग होती हैं। मॉडल को देखेंगे, मॉडल का प्रयोग भी दो स्तर पर होता है। एक तो आप जब टेंस बना रहे होते हैं, तीसरा कंडीशंस वगैरह को बताने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें भी इसका हम प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग भी हम आगे अभी आपको बताने वाले हैं। इनकी संख्या होती है 10। अब ये जो 3 हैं सेमी मॉडल, इन्हें आपको याद कर लेना है। नीड, डेयर, यूज टू, ये तीनों सेमी मॉडल कहलाते हैं। इनको पहचानना बिल्कुल आसान है क्योंकि ये 3 होते हैं। मॉडल 10 होते हैं, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, हाउस टू। ये आपके 10 हैं। इन सब का प्रयोग हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं रेगुलर वर्ब क्या होती हैं और इरेगुलर वर्ब क्या होती हैं, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती हैं, इन्हें हम देखते हैं। तो मैंने अभी काइंड्स ऑफ वर्ब बताया, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था मेन वर्ब। क्या बताया था? पहला था मेन वर्ब। इस मेन वर्ब में हमने पहला कहा था, क्या था? रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब को मैंने बताया कि ऐसी वर्ब होती हैं जिनके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने लिखा था गो, तो गो का गो, वेंट और गान, ये थर्ड फॉर्म तक अगर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों को देखें, तीनों अलग अलग हैं, भिन्न हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इस तरह की वर्ब जितनी भी आए वो सब होती हैं रेगुलर वर्ब। दूसरा मैंने बताया था इरेगुलर वर्ब। दूसरा क्या था? इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब क्या होती है? इरेगुलर वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं
जिनके फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं या अधिकतर दो फॉर्म एक जैसे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इरेगुलर फॉर्म। जैसे अगर हम देखें कट, कट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसे हैं। ऐसे हम देखें क्या, पुट, तो पुट, पुट और पुट ये दोनों एक जैसे हैं। ऐसे हम देखें स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो देखिए इसमें दो फॉर्म एक जैसे हैं। तो जिनके तीनों फॉर्म या दो फॉर्म एक जैसे हों, ऐसी वर्ब को हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब, और जिनके तीनों फॉर्म अलग अलग हों उनको कहते हैं रेगुलर वर्ब। और अब इसके बाद में हम देखते हैं तीसरा, ट्रांसिटिव वर्ब। मेन वर्ब का जो तीसरा होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब को हम इस तरह से समझ लेते हैं कि ऐसी वर्ब जिसके साथ में ऑब्जेक्ट दिया रहता हो उन्हें कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कोई सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट दिया गया है जिसके साथ कार्य हो रहा है, वो नाउन प्रोनाउन दिया गया है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आने वाली जो वर्ब होती है उनको कहते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। ऐसे भी समझ लीजिए, इसका हिंदी होता है सकर्मक, कर्मक क्रिया। स का मतलब होता है युक्त या साथ, और कर्मक का मतलब होता है कर्म। मतलब सेंटेंस में जो वर्ब कर्म के साथ में प्रयोग की जाती है उसे कहते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल सीधा सीधा इधर आप देख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं राम एक किताब पढ़ता है। मैंने कहा है मेन वर्ब में पढ़ा रहा हूं, मेन वर्ब में क्या पढ़ा रहा हूं, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ में ऑब्जेक्ट दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए राम क्या है, सब्जेक्ट है, पढ़ता है क्या है, वर्ब है, और एक किताब यानी पढ़ने का काम किताब से कर रहा है, तो जिसके साथ कार्य हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गई। ठीक है ना। तो देखिए इसमें वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट दिया गया है। जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ये वर्ब पहले आ जाएगी, ऑब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आइए इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं तो क्या देखेंगे, अब देखेंगे इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक। अब देखिए यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट के साथ में ये जो वर्ब यूज की गई है, इस वर्ब को ही हम कहते हैं सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। एक दूसरा एग्जांपल देखे लेते हैं। यदि लिखा हो वह एक पत्र लिखता है, वो एक पत्र लिखता है। अब देखिए वो एक पत्र लिखता है, इसमें वह क्या है, सब्जेक्ट है, लिखता है क्या है, वर्ब है, एक पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप लिखेंगे ही राइट्स अ लेटर। अब देखिए ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर ये जो वर्ब है इसके साथ में ये ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं आया है, इसलिए ये वर्ब भी हमारी क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ में ऑब्जेक्ट दिया जाता है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये अंग्रेजी है, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए दुनिया भर के टीचरों के बहकाए में मत आइए, एक टीचर को पकड़ करके अपना बेड़ा पार लगाइए। नहीं तो ये अंग्रेजी है, समंदर है, इसमें आप दौड़ा करेंगे, भागा करेंगे, आपको अंग्रेजी समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। बिल्कुल देहाती भाषा में हिंदी में अंग्रेजी आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर इस प्रकार से भी आप नहीं समझ पाए तो हमको लगता है दुनिया का कोई टीचर आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा पाएगा। आइए आगे हम देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। देखो भैया चौथा है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, इसको अगर हम कहें तो इसको हम हिंदी में कहते हैं आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया। अब यहां पर आप समझिएगा, क्रिया कैसी, ऐसी क्रिया
जिसके साथ में कर्मक मतलब अभी बताया था कर्म होता है, और आ मतलब होता है अभाव, या अभाव के अलावा इसको हम बिना भी समझ लेते हैं। बिना, इसका अर्थ होता है बिना, मतलब बिना कर्म वाली क्रिया या कर्म के अभाव वाली क्रिया हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे ऐसा सेंटेंस कोई दिया गया हो जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो उस सेंटेंस में जो वर्ब यूज की जाती है उस वर्ब को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। बाकी इसमें और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधा ऐसे समझ लीजिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अगर तो उसके साथ जो वर्ब यूज की गई है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे सेंटेंस जिसमें सिर्फ वर्ब अकेली आई है, सब्जेक्ट है, बाकी ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। सीधा मतलब। आइए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है कुछ पता नहीं है, मतलब कर्म नहीं दिया गया है, ये पहला हो गया। दूसरा, सीता गाती है, क्या गाती है कुछ पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तीसरा, वह जाता है, कहाँ जाता है पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पर भी जरूरत नहीं है, सीधा देखिए राम पढ़ता है तो राम पढ़ता है। अरे भैया पहले इसको समझ तब पाओगे जब टेंस आप जान पाओगे। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के सारे टेंस को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद में आइए यहाँ पर ट्रांसलेशन बनाइए, नहीं तो ट्रांसलेशन नहीं बना पाएंगे। लेकिन बात एक और भी तो है, जब तक आप वर्ब नहीं जानेंगे तब तक ट्रांसलेशन भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले यहाँ रुक फिर जाइएगा प्ले लिस्ट में। ठीक है, आइए राम पढ़ता है, मैं बताता हूँ कैसे इसका ट्रांसलेशन होगा। सीधा मतलब राम पढ़ता है तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, पढ़ता है तो राम रीड्स। देखो भैया यहाँ पर सेंटेंस खत्म। अब ये रीड्स आपकी वर्ब है कि नहीं है, राम यहाँ सब्जेक्ट है कि नहीं है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आई है ठीक है, लेकिन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब यहाँ ऑब्जेक्ट लेस है। इसका मतलब ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेस होती है उन्हें कहते हैं हम क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में आई कि नहीं? अब उसके बाद दूसरा है सीता गाती है, क्या गाती है पता नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या लिखेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे सीता सिंग्स। तो सीता गाती है, सीता सिंग्स, इसमें आपने सिंग देखा, इसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट लेस वर्ब है, तो इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे ही वह जाता है, इसके अंग्रेजी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ही गोज। ये ही गोज में देखिए ही सब्जेक्ट है आपका और गोज वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो यह वर्ब ऑब्जेक्ट लेस है, अर्थात वो वर्ब भी आपकी क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ऐसे ही तमाम सेंटेंस जैसे मैं जाता हूँ, वो आता है, मैं पढ़ाता हूँ, तुम पढ़ते हो, सीता गाती है, मोहन जाता है, राधा हंसती है, बच्चा खेलता है, इस तरह के सारे सेंटेंस सब में ऑब्जेक्ट नहीं है। ये सेंटेंस सारे जब बनाएंगे आप ट्रांसलेट, इसमें आने वाली जो वर्ब होगी वो होगी आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसके बाद में हम बताते हैं फाइनाइट वर्ब। मुझे तो लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपका सोल्यूशन आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा ध्येय है कि हम आपको अंग्रेजी पढ़ाएं और आपको भी अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। यदि आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं तो आज का जो टाइम चल रहा है इसमें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे अपने आप को, सोसाइटी आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं देगी। अगर अंग्रेजी जानते हो, टूटी फूटी बोलना भी जानते हो, तो लोग सैल्यूट करेंगे आपको, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद में आता है जो पांचवा है आपका, वो है फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब क्या है अब देखिएगा। अब फाइनाइट वर्ब क्या है ये देखेंगे। ऐसी वर्ब जो किसके आधार पर, जेंडर के आधार पर और नंबर के आधार पर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, जो चेंज हो जाएं ऐसी वर्ब को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी जेंडर, लिंग, वचन और कर्ता के अनुसार जो क्रियाएं अपना रूप बदल लेती हैं, स्वभाव बदल लेती हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हो, मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे पढ़ाना पसंद है। ठीक भैया, तो इसका ट्रांसलेशन आप क्या बनाएंगे, इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे आई लाइक क्या, टीचिंग। आई लाइक टीचिंग। दूसरा, उसे पढ़ाना पसंद है, तो यहां पर देखेंगे क्या लिखेंगे, ही लाइक्स टीचिंग।
ज्यादा नहीं लिखेंगे, इसी में आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट का फर्क बता देंगे। अब यहाँ पर देखिए, आई के साथ में वर्ब क्या आई, लाइक, जबकि जब ही का प्रयोग हो गया तो लाइक के स्थान पर क्या हो गया, लाइक्स हो गया। तो लाइक ने अपना रूप चेंज किया कि नहीं चेंज किया, उसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं परिवर्तन हुआ। तो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के आधार पर, यहां तो मैंने सब्जेक्ट के आधार पर ही बताया है, एक और बताए दे रहा हूं, जैसे लिखा हो वह घर जाते हैं, वह घर जाते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन आप क्या बनाएंगे, दे गो होम, ठीक है। और अगर लिखा हो रमेश घर जाता है, रमेश घर जाता है, अगर ये लिखा हो तो इसका सीधा सीधा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, रमेश गोस टू हाउस। हाउस या होम, होम और हाउस में थोड़ा अंतर है, मैं आगे बताऊंगा आपको। अब देखिए यहाँ पर वह के साथ में क्या लगा, गो, जबकि रमेश के साथ में क्या लग गया, गोज लग गया। तो देखिए यहाँ पर चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया, तो ये जो वर्ब है चेंज हो गई, तो ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। अब देखिए यहीं पर मैं बता दे रहा हूं आपको छठा नंबर, कौन सा, इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये सेंटेंस है, खास करके ये दो सेंटेंस जो है इसमें दोनों वर्ब यूज की गई हैं, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब एक साथ में भी आ सकती हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए लिखा हुआ है मुझे पढ़ाना पसंद है, आई लाइक टीचिंग, उसे पढ़ाना पसंद है, ही लाइक्स टीचिंग। तो ये लाइक जो था, लाइक्स जो था, ये तो हो गया फाइनाइट वर्ब। अब इसमें देखिए टीचिंग यहाँ पर भी है, टीचिंग यहाँ पर भी है, तो ये जो बदला, इसके बदलने से ये वर्ब बदल गई, लेकिन इस वर्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम टू सेम यूज की गई है। तो जिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो सेम टू सेम यूज की जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। बात खत्म, इतनी सी ही बात आपको ध्यान में रखना है। वह वर्ब जो सब्जेक्ट के आधार पर, नंबर, जेंडर के आधार पर नहीं बदलती है, उन्हीं वर्ब को हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। बात हो गई खत्म, चलते हैं आगे। आपका जो प्रिंसिपल मैंने अभी लिखा है, मॉडल लिखा है, और आपका मैंने सेमी मॉडल लिखा है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ और खत्म करता हूँ आज की ये जो वर्ब की क्लास है, इसे करता हूँ मैं खल्लास। अब मैं मेन वर्ब हो गई भैया, मैंने यही तो बताया था कि जो काइंड्स ऑफ वर्ब ये खासकर दो प्रकार की होती हैं। एक मैंने बताया था मेन, तो मेन मैंने पढ़ा दिया। दूसरा क्या बताया था, ऑक्सिलरी बताया था। ऑक्सिलरी वर्ब, इसको मैंने बताया था कि ये 24 होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं मैंने बताया था। एक क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, दूसरा क्या बताया था, मॉडल बताया था, तीसरा बताया था सेमी मॉडल, यही तो बताया था। ये 11 होती हैं, ये 10 होती हैं, और ये 3 होती हैं। 11 और 10 21 और 3 24, ये मैंने आपको बताया था। इसको मैं बारी बारी से समझ लेता हूँ, समझने का कुछ नहीं है, बस खाली देख लीजिए। इसमें क्या आता है, इसमें ये जयमार वाजबर आ जाता है, हैज हैव आ जाता है, हैड आ जाता है, डू डस डिड आ जाता है। तो इसको दो प्रकार से हम यूज करते हैं, सिर्फ इतना जान लीजिए। एक तो यूज करते हैं किसके रूप में, एक यूज करते हैं लिंकिंग वर्ब के रूप में, और दूसरा किसके रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। तो वर्ब लिंकिंग और हेल्पिंग भी होती हैं, इसको हम आगे भी बता दे रहे हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स में क्या होता है, वो यूज होते हैं खास करके उनको सेंटेंस में किसी आदत वगैरह को प्रकट करने के लिए, कंडीशन को बताने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। कैन का प्रयोग अलग होता है, कुड का अलग होता है, शैल का अलग होता है, शुड का अलग होता है, मे का अलग होता है, माइट का अलग होता है, मस्ट का अलग होता है, हाउस टू का अलग होता है, वो सब का अलग अलग प्रयोग होता है। वो सब को आप जो है कंडीशनल सेंटेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, मैं खाली आपको बताता हूँ लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए अलग वीडियो लाना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, आप ऊब जाएंगे देखते देखते। इसलिए लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को आइए देख लेते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब में खास करके दो अभी मैंने जो बताया है, क्या, प्रिंसिपल को, इसमें एक आता है लिंकिंग, लिंकिंग वर्ब, और दूसरा आता है हेल्पिंग वर्ब।
लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसको मैं देख ले रहा हूँ। लिंकिंग वर्ब देखिए, जब आप साधारण वाक्यों को बनाते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें मेन वर्ब नहीं दी जाती है, उसमें जब एज एम आर वाज वर्ब का आप प्रयोग करते हैं तो वो वर्ब जो होती है वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। जैसे अगर लिखा हो क्या, यानी लिंकिंग वर्ब का जब प्रयोग होगा तो लिंकिंग वर्ब में वहां कोई काम नहीं हो रहा होगा, ये समझ लीजिए। तो हम आइए देखते हैं, जैसे लिखा हो एक सेंटेंस में लिखता हूं, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है ना। इसके लिए आपने क्या लिखा, इसके लिए सीधे आप लिखेंगे राम इज अ गुड बॉय। अब यहां पर देखेंगे अ गुड बॉय और राम, ये दोनों क्या हैं, ये नाउन है, ये दोनों नाउन है। तो नाउन को नाउन से, नाउन को प्रोनाउन से, प्रोनाउन को नाउन से जो शब्द जोड़ते हैं उन शब्द को ही हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जब इज एम आर, मतलब मैं इज एम आर की बात कर रहा हूं, जब इज एम आर सेंटेंस में आकर के एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से संबंध बताने लगे या लिंक करने लगे, तो ये इज एम आर वाज वर्ब ये सब होते हैं आपके क्या, लिंकिंग वर्ब। और यही नहीं, हैज, हैव और हैड, ये सब लिंकिंग वर्ब हैं। उसके अलावा डू, डस और डिड, ये भी आपके लिंकिंग वर्ब हैं, इनका प्रयोग भी लिंकिंग वर्ब के रूप में होता है। तो यह आपको जो है ध्यान में रखना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा इधर इसको और भी समझ लीजिए, जैसे लिखा हो मेरे पास एक घड़ी है। अब भैया लिखेंगे सीधे ना, आई हैव अ वॉच। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर ये है प्रोनाउन, ये क्या है, नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, ये दोनों को लिंक करने का काम कर रहा है हैव। तो यहां पर क्या हो गया, हैव आपके लिंकिंग वर्ब है। अब देखिए आई, बी, यू और दे तथा प्लूरल के साथ में प्रयोग करते हैं क्या, हैव, और बाकी शेष के साथ में हैज का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसमें, प्रेजेंट में। प्रेजेंट टाइम के लिए जो सेंटेंस होंगे उसमें प्रयोग होगा। और अगर पास्ट की बात किया जाए तो पास्ट में सबके साथ क्या प्रयोग होगा, हैड, ये चाहे सब्जेक्ट हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ में हैड का प्रयोग होगा। जैसे अगर लिखा हो उसके पास एक घर था, गर्मी बहुत है इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ाई दे रहा हूं, आप राइटिंग पर मत जाइएगा। तो सीधा सीधा लिखेंगे ही हैड अ होम। अब देखिए होम भी क्या है आपका, नाउन है, ही क्या है, प्रोनाउन है। तो नाउन का प्रोनाउन से लिंक करने का काम कौन कर रहा है, हैड कर रहा है, इसलिए हैड यहाँ पर क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। तो इस तरह से हैव, हैज, हैड और इज, एम, आर, वाज वर्ब ये सब आपके क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब। और कब होते हैं, जब इनके साथ में मेन वर्ब ना दी गई हो, तो ये होते हैं लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए कि कैसे इज, एम, आर, वाज वर्ब ये सब हेल्पिंग वर्ब कैसे हो जाते हैं। सीधा मतलब समझ लीजिए कि जब ट्रांसलेशन कर रहे हो, जो आप टेंस पढ़ रहे हो, उस टेंस को पढ़ते समय जब मेन वर्ब के साथ में ये सारी वर्ब आ जाती हैं तो उन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। बात बस इतनी सी है, दोनों में अंतर इतना ही है। मेन वर्ब के साथ में जब यही लिंकिंग वर्ब प्रयोग करी जाती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैं लिख दे रहा हूं, राम खाना खा रहा है। भैया अब इसके लिए आप ट्रांसलेशन में क्या लिखेंगे, राम इज ईटिंग द फूड, लिखेंगे आप राम इज ईटिंग द फूड। अब देखिएगा यहां पर मेन वर्ब है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ठीक है ना, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के ठीक पहले क्या आई है, इज आई है। तो ये इज जो आया हुआ है, ये इज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्यों हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हेल्प कर रहा है किसका, मेन वर्ब का। किस लिए, पूरे सेंटेंस का सेंस देने के लिए, सेंस को कंप्लीट करने के लिए। अभी इसमें से इज हटा दिया जाए तो इसका सेंस हो गया मटिया मेट, हो गया बेकार, हो गया बर्बाद, हो गया सत्यानाश हो गया। इसलिए ये वर्ब लिखने से क्या हो जाएगा, सेंस कंप्लीट हो जाएगा, आप आसानी से इसके सेंस को समझ सकते हैं। तो मेन वर्ब का सहयोग करने वाली जो वर्ब होती हैं, हेल्प करने वाली जो वर्ब होती हैं, उन्हें ही हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसमें मैंने आपको बताया है कि मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब में हिंदी की जो वर्ब होती है उसमें लगाते हैं ना,
या ऐसा शब्द जिसमें ना लग जाए और सेंस कंप्लीट आपको दिखाई दे, वो समझ लीजिए मेन वर्ब है। और मेन वर्ब को हम 6 भागों में बांट करके आपको बताए हैं, और उसमें हम आपको बता दिए हैं क्या, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब हमने सेंटेंस में यूज करके आपको बता दिया है। उसके बाद में हमने ऑक्सिलरी वर्ब बताया है। ऑक्सिलरी वर्ब को हमने बताया है कि 3 भागों में बांटा गया है, पहला प्रिंसिपल, दूसरा मैंने मॉडल बताया है, और तीसरा बताया है सेमी मॉडल। सेमी मॉडल 3 होते हैं, और मैंने आपको मॉडल बताया है 10, और उसके अलावा प्रिंसिपल जो बताया है वो बताया है 11। इस तरह से मिला करके हमने ऑक्सिलरी वर्ब बताया है कितना, 24। तो ऑक्सिलरी वर्ब 24 होती हैं, मेन वर्ब की कोई गिनती नहीं है, मेन वर्ब की कोई गिनती नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको और बताने वाला हूं यहाँ पर, वर्ब के फार्म। वर्ब के फार्म कितने होते हैं, 2 मिनट में उसको भी बता करके और ये वीडियो को खत्म करता हूं। अब देखिए, जो फार्म होते हैं वर्ब के, वो फॉर्म कितने होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे मत लिखो, थर्ड फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब ऐसा फॉर्म क्या है देखिएगा, सब फॉर्म क्या है देखिएगा। जैसे हमने लिख दिया इधर, फॉर्म लिख दिया किसके, वर्ब के। कैसी वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब के ही फार्म होते हैं, बाकी और किसी के फार्म नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ये फार्म किसके होते हैं, मुख्य क्रिया के होते हैं, मुख्य क्रिया के होते हैं। दौड़ा के पढ़ा रहा हूं, दौड़ा के पढ़िए। ये फार्म हो गए। अब ये मैंने क्या लिखा, मेन वर्ब के जो है फार्म होते हैं, कितने होते हैं, ये जो मेन वर्ब के फार्म है कितने होते हैं, 5 फार्म होते हैं। लोग 4 बताए होंगे, हम आपको 5 बता रहे हैं। देखिएगा, पहला फार्म जो होता है क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म क्या होता है, और वर्ब का 5वां फॉर्म क्या होता है। एग्जाम्पल के साथ में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, देखिए ट्रांसलेशन करने में बहुत जरूरी होता है, अगर आपको ट्रांसलेशन बनाना है, अंग्रेजी को फराटेदार सीखना है, देखते ही ट्रांसलेशन बना डालो। इसके लिए जरूरी है कि इसके फॉर्म याद कर लो, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है भैया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, बिना रटे कल्याण नहीं होगा। इसको मंत्र की तरह से रट लो, जाप करो। हमने भी इसको खूब रटा था तब आई, लेकिन अभी कुछ कुछ ऐसी वर्ब है जो कंफ्यूज रहता हूँ कि किसका कौन सा फार्म होगा, है ना। इसलिए भैया कल्याण तभी होगा जब इसको आप रटेंगे। जैसे मान लिया भैया मैंने लिखा क्या, एक वर्ब है मेन वर्ब, मैंने लिखा गो, फर्स्ट फॉर्म हुई। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के लिए करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, या सिंपल प्रेजेंट में हम गो का प्रयोग करते हैं, यानी B1 का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, पहले इसका हम फॉर्म समझ लेते हैं। गो हो गया फर्स्ट फॉर्म, और वेंट हो गया इसका सेकेंड फॉर्म, और गान हो गया इसका क्या, थर्ड फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दीजिए, ING लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका फोर्थ फॉर्म हो गया। इसको ING फॉर्म भी कहते हैं, फोर्थ फॉर्म से कंफ्यूज नहीं होना, इसको ING फॉर्म भी कहा जाता है। और फिफ्थ फॉर्म क्या हो गया, ये हो गया गोज, है ना भैया। या तो गो लिखोगे या तो गोज लिखोगे, तो गोज तो कहीं जाना चाहिए ना, तो वो गोज क्या हो गया, जब हम वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा, वो हमारा हो जाता है फिफ्थ फॉर्म, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, 5 फार्म हो गए। एक और लिखता हूं, जैसे लिखा हो स्लीप, तो स्लीप का सब फार्म क्या हो जाएगा, स्लीप। स्लीप का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लेप्ट, स्लीप स्लेप्ट। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, स्लेप्ट हो जाएगा, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे, ING फॉर्म जोड़ेंगे। कोई पूछे फोर्थ फॉर्म क्या होता है, कह दीजिए फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, ING फॉर्म जुड़ा होता है, बात खत्म। जैसे गो में ING जुड़ा गोइंग हो गया, स्लीप में ING जुड़ा स्लीपिंग हो गया। देखो भैया फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लीप का क्या हो जाएगा, स्लीप्स हो जाएगा, स्लीप्स। तो ये हो गया आपका फिफ्थ फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका 2-3 एक ही तरह से होता है। जैसे कट लिखें, इसका भी कट होगा, इसका भी कट होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। अब देखिए फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, कट्स हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। आप समझिएगा इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का यूज, इसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। अरे इसको हम प्लूरल फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये जो वर्ब है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है। बी क्या है, प्लूरल है, यू क्या है, प्लूरल है, सबके साथ ये यूज होगा, तो ये प्लूरल फॉर्म भी कहलाती है। उसके बाद में सेकंड फॉर्म देखेंगे, तो भैया सेकंड फॉर्म पास्ट में यूज की जाती है, खास करके पास्ट में यूज की जाती है। किसमें, पास्ट
इंडेफिनिट में आपने इसका यूज किया होगा सेकेंड फॉर्म, ठीक ना। और थर्ड फॉर्म देखिए पास्ट परफेक्ट में यूज किया जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट में यूज किया जाता है। ये सब आपका क्या हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। अब फोर्थ फॉर्म देखिए कहाँ यूज करते हैं, सब में यूज करते हैं। किसमें, जितने कॉन्टिन्यूअस होते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं टेंस, सब में किसका फॉर्म यूज करते हैं, सब में क्या फॉर्म यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। उसके अलावा जो जीरंड होते हैं, जीरंड में भी हम इसका यूज करते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और भैया ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी सिंपल प्रेजेंट में इसका यूज किया जाता है। अब भैया गर्मी बहुत लग रही है, मैंने आपको आज बता दिया वर्ब, वर्ब को इस तरह से पोस्टमार्टम कर दिया है, बोर्ड पर आप देख रहे होंगे। अगर इस तरह से पढ़ाने के बाद भी आपको नहीं आएगी तो भैया हम आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा पाएंगे, बाकी तमाम दुनिया में मास्टर हैं वो पढ़ा लेंगे, लेकिन आप अगर मन लगाएंगे तो ये बिल्कुल आएगा। आप बार बार मुझसे पूछिए, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको अंग्रेजी पढ़ाने का ठेका ले रखा है। लेकिन यहाँ पर जरूरत यह है कि आप समझोगे तभी तो, आप पढ़ोगे तभी तो, आप वीडियो देखने आओगे तभी तो। आप इसको बार बार रिवर्स करके देखिए, स्किप करके मत देखिए। ना समझ में आए बार बार इसको पीछे ले जाइए, बार बार देखिए, दिन में 4 बार देखिए, जितनी बार टाइम मिले उतनी बार देखिए, अपने दोस्तों मित्रों में इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। हमारी इच्छा है कि हम लगातार ऐसे पढ़ाते रहें, हमको मोटिवेट करने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। ठीक है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।